नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट में आज ये 22वीं टेस्ट सीरीज है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछली टेस्ट सीरीज में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक सी, उसको सुधार लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इस प्रश्न को हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आए थे, तो इसको जो है जान लेना ज़रूरी है। इसमें सभी शब्द गलत थे, ये तो हमने बताया ही था, लेकिन कवित्री को जो है कवित्री इस प्रकार से सही लिखा जाता है। यहाँ पर जो है लिखने में यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसको जो है ज़रूर सुधार लीजिएगा। आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा होगा? अनेकार्थी, विपरीतार्थी, प्रतिशब्द या एकार्थी? तो पर्यायवाची शब्द का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रतिशब्द। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और समानार्थी शब्द और प्रतिशब्द जो है इसके अन्य पर्याय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 विकल्प दिए हैं जिसमें जो है कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तो पर्यायवाची की दृष्टि से में से कौन से सही हैं ये हमको बताना है। वनिता, रमणी और अंगना, ये जो है पर्यायवाची शब्द किसके हैं? महिला के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी जो है तीनों एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए ए पहला जो है यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप देखते हैं, वैभव, संपन्नता और समृद्धि। तो ये सभी जो है ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी सब आपस में समानार्थी हैं, तो ये भी जो है सही है। इस तरह से 1 और 2 दोनों ही युग्म इसमें सही हैं। वनिता, रमणी, अंगना सभी औरत के पर्यायवाची शब्द हैं, तथा वैभव, संपन्नता व समृद्धि समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले ऐश्वर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है हमको बताना है, तो एक एक करके चेक करते हैं। आतप का विलोम क्या होता है? छाया होता है, ठीक है। ग्राम्य का विलोम जो है नागर होता है, ये भी ठीक है। नमक हलाल का विलोम जो है नमक हराम होता है, ये भी सही है। मसृण का जो है विलोम परित्राण नहीं होता है। मसृण का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है, इसलिए जो है विकल्प डी सही नहीं है। अगला प्रश्न, सुकृति का सही विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द विकल्पों में से क्या है? दुष्कृति इस तरह से, या दुष्कृति या कृति, या इनमें से कोई नहीं। तो सुकृति का जो है सही विलोम शब्द क्या होगा? दुष्कृति होगा, जो कि वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
जिसका अर्थ कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द जो है इसमें से क्या है? कृतकृत्य, कृतकार्य या कृत संकल्प या कृतकृत्य और कृतकार्य दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृतकृत्य और कृतकार्य दोनों ही जो है इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, इसलिए ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा। कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसको हम क्या कहते हैं? कृतकार्य कहते हैं, और उसी के लिए जो है कृतकृत्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसको वियोगी कहते हैं। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। जिसका अंत सुखमय हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सुखांत। जिसका अनुभव किया जा चुका है अनुभूत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अतीन्द्रिय। और जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो उसको हम क्षार कहेंगे, 7 से कम होने पर उसको हम अम्ल कहेंगे, और 7 होने पर उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है हमको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वाक्यांश के लिए कुछ शब्द दिए हैं, उनका हमको सुमेलन करना है। तो देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दिदृक्ष कहलाती है, ये इसका सही विकल्प हो गया है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, ये भी सही सुमेलित है। करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, यानी कार्य करने की इच्छा। और जीतने की इच्छा जो है जिगीसा कहलाती है। इस तरह से सभी सुमेलित हैं। ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखने की इच्छा के लिए दिदृक्षा, तैरने की इच्छा के लिए तितीर्षा, करने की इच्छा चिकीर्षा और जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है। कौन कौन से वाक्य इसमें अशुद्ध हैं? मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, तो ये क्या है? ये अशुद्ध है। वह भी सोती नींद से जाग पड़ा, तो इसमें देख सकते हैं इसमें पदक्रम की गलती है। वह शराब छानता है, शराब के लिए छानना का प्रयोग नहीं होता है। वह सबसे सुंदरतम स्त्री है, तो सबसे और सुंदरतम एक साथ प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चारों ही वाक्य अशुद्ध हैं, तो इसके शुद्ध रूप कौन कौन से होंगे? मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, यहाँ पर वचन संबंधी त्रुटि थी। वह भी नींद से जाग पड़ा। शराब, वह शराब ढालता है ना कि छानता है, ये सही है। और वह सबसे सुंदर स्त्री है, और इसका दूसरा विकल्प क्या लिख सकते हैं? वह सुंदरतम स्त्री है। तो इस तरह से ये चारों ही यहाँ पर शुद्ध रूप में आपके सामने दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से क्या है? तो इसमें से दीपिका गलत लिखा हुआ है, मंत्रीवर गलत लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है। केवल एक ही शब्द सही है, पूजनी, जिसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। अब जिनकी अशुद्ध है उनके बारे में जानते हैं। दीपिका को कैसे लिखते हैं? दीपिका लिखते हैं इस तरह से। मंत्रीवर में जो है छोटी की मात्रा आती है, मंत्रीवर हो जाएगा। और याज्ञवल्क्य की जगह याज्ञवल्क्य होता है, आधा ला और आधा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? कालवाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक या आकारवाचक? तो कालवाचक होता ही है, स्थानवाचक भी होता है, आकारवाचक भी होता है, ये सभी गुण बताने में प्रयोग होते हैं। लेकिन संख्यावाचक जो है ये अलग विशेषण की श्रेणी है। गुणवाचक विशेषण के द्वारा संज्ञा का गुण लक्षित होता है। कुछ इसके प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे काल की अगर हम बात करें तो नया, पुराना, प्राचीन। रंग की अगर बात करें तो काला, सुनहरा, गुलाबी इसके उदाहरण हो गए। आकार बोधक की बात करें तो गोल और चौकोर उसके उदाहरण हो गए। स्थान की बात करें तो भीतरी, बाहरी, अंदर, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो गए। संख्यावाचक या संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, कुछ लड़के जा रहे हैं, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? कुछ। तो कुछ लड़के जा रहे हैं, यानी ये क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन ये कैसा है? अनिश्चयवाचक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ से ये नहीं पता चलता कि उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है, या उनके जो है नंबर्स के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो इसमें से हमको तत्सम शब्द को छांटना है।
चूरन, धर्म, पहचान, ये सभी क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। कंटक शब्द जो है तत्सम शब्द है जो कि कांटा के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनको देख लेते हैं। कंटक का जो है तद्भव क्या होता है, कांटा होता है। चूर्ण का जो है तद्भव चूरन होता है। धर्म का तद्भव धर्म होता है। और प्रत्यभिमान जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, पहचान होता है। अगला प्रश्न, द्विपट का तद्भव रूप क्या है। तो द्विपट को हम तद्भव में क्या कहते हैं, क्योंकि द्विपट क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दुपट्टा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि 12 बजे से जो 1 बजे के बीच का समय होता है संसद में, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, उसके लिए पहले से नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम प्रश्न उत्तर काल भी कह सकते हैं। थोड़ा डिटेल में इसको हम जानते हैं। लोकसभा में प्रश्न काल के तुरंत बाद यानी 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि जो है शून्यकाल कहलाती है, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था जो है लिखित में नहीं है, ये परंपरा से चली आ रही है। संसद का जो पहला घंटा होता है जब सत्र की शुरुआत होती है तो वो प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान जो है सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित और एक अल्प सूचना वाले प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं, मंत्री द्वारा जो है मौखिक रूप में दिए जाते हैं तथा इसके बाद जो है उस पर पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उसका उत्तर केवल लिखित रूप में दिया जाता है और इसके बाद जो है पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उस पर नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय होता है और ये जो प्रथा है ये 1962 से जारी है। अगला प्रश्न, इसमें हमको कुछ विशेष राज्यों से संबंधित जो उपबंध हैं उनके अनुच्छेद और वो किस राज्य से संबंधित हैं इसका हमको सुमेलन करना है। तो एक एक करके हम इसका मिलान करते हैं। 371 का जो है किसके लिए है, ये नागालैंड के लिए है। 371 गा मणिपुर से संबंधित है। 371 झा जो है ये गोवा से संबंधित है और 371 छा ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। कुछ और भी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 371 का में नागालैंड है, ये हमने देख लिया। खा में जो है असम आता है। गा में जो है मणिपुर आता है 371 गा में। 371 घा तथा अंगा में आंध्र प्रदेश के बारे में वर्णन है। 371 चा में सिक्किम है। 371 छा में मिजोरम। 371 जा में अरुणाचल प्रदेश और 371 झा में जो है गोवा तथा 371 इया में जो है कर्नाटक से संबंधित प्राविधान दिए गए। ये सभी जो है विशेष राज्यों के संबंध में उपबंध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा जो कि कार्बन का प्रमुख अपर रूप है, इसके प्रमुख गुण जो है दिए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है हमको ये बताना है। तो क्या यह विद्युत का सुचालक होता है, थोड़ा सा सोचेंगे आप जो है तो उत्तर आपको क्या मिलेगा कि ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, इसलिए पहला तो कथन गलत हो गया। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये सही है। इसका अपवर्तनांक जो है 2.417 होता है, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से केवल 2 और 3 कथन सही हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, एक सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अन्य तथ्य देखते हैं। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है जिस पर किसी भी अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह द्रव में नहीं घुलता है, अतः कथन 2 सही था। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए तीसरा कथन इसमें सही था। एक पेटा किसके बराबर होता है, तो ये जो है एक इकाई होती है, मात्रक होते हैं। तो एक पेटा जो है ये
10⁻15 के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरह की और इकाइयाँ भी होती हैं। 10⁻18 को हम क्या एक्सा कहते हैं, 10⁻15 को पेंटा कहते हैं, 10⁻12 को हम टेरा कहते हैं और 10⁻9 को हम गीगा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है हमको। इसमें से गलत कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है, बिल्कुल गलत कथन है। हेलियोडोरस एक विदेशी दूत था जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था, ये कथन सही है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। और वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना या संस्थापक जो है कौन थे? विष्णुवर्धन थे। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों कथन यानी बी सी डी ये सही हैं, लेकिन पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऋग्वेद की जगह यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी, अतः विकल्प एक सही नहीं है। शेष सभी विकल्प जो है यहाँ पर सही हैं। वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनके बारे में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद के पंचविश या टांड ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इसमें से जो है पंचविश और जो है जैमिनी प्रायः पूछे जाते हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हमको सुमेलन करना है। विभिन्न प्रकार के संवत दिए हुए हैं और वो कब से प्रारंभ हुए थे, इसको हमको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो शक संवत जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत जो है 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत जो है 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। और हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी जानते हैं। शक संवत 78 ईस्वी से कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था या इसका प्रतिपादन किया गया था। विक्रमी संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू हुआ था और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसको शुरू किया गया था। हिजरी संवत 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का मदीना चले जाने के दिन से ये प्रारंभ हुआ था। शक संवत जो है इसके बारे में जानते हैं, इससे जो है कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक। तो भारत का ये प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है और शक संवत के आधार पर ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है आधारित है। ईस्वी सन 1957 चैत्र 1 1879 तक को भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पांचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसीलिए राजपत्र, जिसको हम गजट भी कहते हैं, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था और इसी दिन जो है विक्रमी संवत के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 संवत था। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसको हमने पहले डिटेल में भी पढ़ा है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। दो कथन दिए हुए हैं जिसके बारे में हमको निष्कर्ष निकालना है। तो पहला कथन क्या है? भारत का एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। उसका कारण क्या बताया गया है कि यहाँ पर भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताएं और सांस्कृतिक बहुलता पाई जाती है। तो ये भी कारण बिल्कुल सही है और जो कथन का कारण बताया है वो सही है। इस तरह से ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप तथा अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
भारत में नियोजन की रूपरेखा दर्शाने वाली पुस्तक, यानी प्लानिंग के बारे में, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विशेषकर वर्णन है, इसका नाम क्या है? प्लैन्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नेरोजी, अभिजीत बनर्जी, एम विश्वेश्वरैया या रघुराम राजन? तो प्लैन्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखी गई है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ये पुस्तक 1994 में एन विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पीवी नरसिंह राव सरकार ने किस वर्ष नेशनल रिन्यूअल फंड, जिसको हम एनआरएफ कहते हैं शॉर्ट में, नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना कब की थी? तो ये जो नेशनल रिन्यूअल फंड बना था ये 1992 में बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेशनल रिन्यूअल फंड की स्थापना नरसिंह राव सरकार द्वारा फरवरी 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार का सृजन करने वाली योजनाओं को धनराशि प्रदान करना था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस तरह के प्रश्न प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के प्लेयर हैं। वहीं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम जो है उप विजेता रहे। महिला एकल की अगर बात करें तो इसका खिताब अमेरिका की सोफिया क्रेरिन ने स्पेन की गरबाइन मुर्गुजा को हराकर अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 आयोजित हुआ था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसमें जो है विजेता टीम कौन सी रही थी? बांग्लादेश थी और भारत को हरा कर जो है विजेता बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में इनमें से कौन सा हार्डवेयर, यानी 3 ऑप्शन जो आपके सामने हैं और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का प्रकार है कंप्यूटर में? C++ क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। विंडोज़ 7 क्या है? एक जो है सॉफ्टवेयर है। और CD रोम क्या होता है? ये जो है एक हार्डवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न, HTTP इसका पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ILO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसके सदस्य देखो उसकी संख्या कितनी है? 185 है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 12 अगस्त को, 23 दिसंबर को या 16 नवंबर को? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अन्य जो दिवस दिए थे उनके बारे में जानते हैं। 24 अक्टूबर क्या होता है? ये विश्व खाद्य दिवस होता है। 12 अगस्त क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 23 दिसंबर क्या होता है? ये राष्ट्रीय किसान दिवस होता है। अगला प्रश्न, पूसा बोल्ड, क्रांति व पूसा अग्रणी ये किस तिलहन फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो पूसा बोल्ड, क्रांति व पूसा अग्रणी जो है ये सरसों की प्रमुख किस्में या प्रजातियां हैं। कुछ अन्य प्रजातियों पर भी नज़र डालते हैं, जैसे कि मूंगफली। तो ICGS 1, TMB 12, GG 11 और M37 ये मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं। सोयाबीन की PK 327, पूसा 24, दुर्गा और गौरव ये सोयाबीन की प्रमुख किस्में हो गई। सूरजमुखी की BSH1, अरुण, पारस, मॉडर्न, MSHF 8 ये सभी जो है सूरजमुखी की प्रमुख किस्में हो गई। अगला प्रश्न जो कि बहुत कॉमन है, कई बार आपके सामने से गुजरा होगा, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग है वो करक्यूमिन के कारण होता है। कुछ कुछ किताबों में इसको कुकुरमिन लिखा होता है, वो गलत है। करक्यूमिन ही जो है इसका सही टर्म है, जो कि हल्दी के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है।
अब जो है कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीखापन, फल या सब्जी के रंग, उनके कारक क्या होते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो प्याज में जो पीला रंग होता है ये क्यूरिस्ट्रीन के कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। मूली में जो तीखापन महसूस करते हैं वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन में जो तीखापन होता है वो डाई एलाइल डाई प्रोपाइल सल्फाइड के कारण होता है। गाजर का पीला रंग कई बार पूछा गया है, कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। करेले में कड़वापन जो हम खाने में महसूस करते हैं वो मैर्मोडिकासाइड के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटासिन के कारण होती है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च में जो कड़वाहट या तीखापन होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है। बेल में जो कड़वाहट होती है वो मार्मोलिथसिन के कारण होती है। पीपर में कड़वाहट ओलिमोरेसिन के कारण होती है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होती है। सलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कण उसमें पाए जाते हैं इसलिए होती है। पीपर में जो गंध हम महसूस करते हैं वो ओलियोरेसिन के कारण होती है। और आलू में जो है कुछ आलू हरे हरे से दिखते हैं तो वो जो हरा रंग होता है वो सोलेलिन पिगमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के जो है 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।